Welcome to all of you in Navkranti classes by Haren sir. Present infinite tense एडवांस लेवल पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का बेसिक नॉलेज दिया था। अब उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जहाँ भी ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा उसको हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का समझेंगे। तो ऐसा नहीं है। जैसे कौवा काला होता है तो कौवा ये निश्चित रूप से हमेशा काला होता है, रहता है, कभी सफ़ेद नहीं होता, कभी लाल नहीं होता। तो जो चीज़ें निश्चित होती हैं तो ऐसी चीज़ें हम सिर्फ ता है, ती है, ते हैं देख करके हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का है। जैसे कौवा काला होता है, इसमें हम अगर देखें तो ता है लगा है, लेकिन ये कौवा चूँकि काला है, निश्चित है, तो हम उसको प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का नहीं कहेंगे। अब इसमें इसका होता है द क्रो इज ब्लैक, दूध सफ़ेद होता है, मिल्क इज वाइट। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये मिल्क मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्रो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। चीनी मीठा होता है तो चीनी शुगर टेस्ट स्वीट। यहाँ देखिए मिल्क देखने में वाइट होता है, कौवा देखने में काला होता है, लेकिन चीनी टेस्ट स्वीट माने स्वाद में मीठा होता है, देखने में नहीं। गुलाब की सुगंध मीठी होती है, द रोज स्मेल्स स्वीट। इसी तरीके से ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी भी अंग्रेजी वाक्य में ये सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी सेंटेंस इससे हटकर होता है। हिंदी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। तो इसलिए हिंदी से जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो उसमें हमें पहले कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें अलग कर लेनी होती है। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन, इसमें याद करना क्रिया है, मैं कर्ता सब्जेक्ट और अपना पाठ ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो उसी क्रम में आई लर्न माई लेसन। बाकी के सेंटेंस भी इसी पैटर्न पर बने हैं। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंह से स्वीट सॉन्ग। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न दियर लेसन। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। फिर अब ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखते हैं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ।
तो याद करना ये वर्ब है, मेन वर्ब, और नहीं लगा है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लग गया डू, फिर नॉट, तो यहाँ है नॉट, फिर मेन वर्ब तो लर्न, और ऑब्जेक्ट है आपका माइलेशन। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत में जब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में, बच्चों के माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाता है, तब हम अंग्रेजी को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसी क्रम में रखा हुआ है। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। आप इन पांचों सेंटेंस में देखेंगे तो ये इसी पैटर्न बने हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है क्यू डब्ल्यू माने क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। यस नो टाइप ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसको यस नो टाइप का कहते हैं। और हिंदी में ऐसे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो यस नो टाइप का होता है, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस पर आधारित है कि क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू ए पेन। इसी पैटर्न पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर है मेन वर्ब गिव, फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये पेन, सब्जेक्ट है यू, और मेन वर्ब है आपका गिव। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू ए पेन। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो अब यहाँ जो तीसरा और चौथा सेंटेंस है, तीसरा और चौथा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में नहीं है, बीच में है। कितनी पेंसिलें, यहाँ पर है कौन, तो कितनी पेंसिलें, हाउ मेनी पेंसिल्स। इसकी ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली। यहाँ हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस हैं जिसमें हु के बाद यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब लगा देंगे। एक्चुअली हु स्वयं में
ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, इसलिए हु के बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। दूध कौन पसंद नहीं करता है? हु डज नॉट लाइक मिल्क। अब यहाँ देखिए हु है, हु के बाद चूंकि नॉट ये निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव था और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो नॉट लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। इसके पहले वाले सेंटेंस में हु कम्स, इसमें नॉट नहीं है तो डू भी नहीं है, डू या डज नहीं। अब महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वह सदैव सच बोलता है, तो सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। अगर सच बोल रहे हैं तो आपको स्पीक का प्रयोग करना है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नेवर, नेवर माने कभी नहीं, तो आई नेवर टेल ए लाई। अब यहाँ टेल ए लाई और स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक द ट्रूथ सच भी हम मुख से ही बोलते हैं और झूठ भी हम मुख से बोलते हैं, लेकिन सच बोलने के साथ सच बोलेंगे तो स्पीक का प्रयोग होगा और झूठ बोलेंगे तो टेल का प्रयोग होगा। यदि आपसे पूछा जाए या कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो यही कि ये एक एक्सप्रेशन है, और जो अंग्रेजी में जहाँ हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वहाँ कोई रूल्स नहीं लगता, ये सिर्फ मान करके चला जाता है कि ऐसे प्रयोग होता है और हमें भी वैसे करना है। यदि उससे हम अलग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हर भाषा की अपनी एक लिमिटेशन होता है, कुछ उस हर भाषा में कुछ चीज़ें चलन में होती हैं और वह ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश। अब यहाँ हु के बाद कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, ये स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हु न होकर के राम होता है, तो राम टीचेज यू इंग्लिश, राम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। अब हम नहीं जानते राम को, जब राम को नहीं जानते तो हम पूछ रहे हैं कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो वो कौन राम ही है। तो ये राम नॉमिनेटिव केस में यहाँ यूज होता, इसलिए हु जो राम के जगह पर प्रयोग हुआ यह भी नॉमिनेटिव केस में है, और जब नॉमिनेटिव केस में हम प्रयोग करेंगे तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स। अब देखते हैं कि वह जाता है का ट्रांसलेशन होता है ही गोज। वह जाता है ही गोज, गोज। यहाँ पर इसको बताते समय ये बताया गया था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल सामान्य अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते, लेकिन यदि वाक्य पर जोर दिया जा रहा है, अपनी बात पर जोर दिया जा रहा है, तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता तो है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर होता कि वह जाता है, ये तो नहीं होता, तो नहीं रहता तो हम बनाते ही यहाँ पर गोज करते, ही गोज करते, गोज। लेकिन वह जाता तो है, जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम ही डज गो कहेंगे, और यह भी वाक्य सही है, ऐसा भी होता है। मैं पढ़ता तो हूँ, तो आई डू रीड। वे खेलते तो हैं, तो दे
डू प्ले। अब देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, वह हंसता ही रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ये देखेंगे कि वह हंसता ही रहता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि वो हंसने के अलावा कुछ नहीं करता, वह हंसता ही रहता है, जब देखो तो हंस रहा है, जब देखो तो हंस रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सेंस के आधार पर ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता। डू माने करना भी होता, तो ही डज नथिंग। अब यहाँ जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। डू माने करना भी होता है, करना। तो ही सिंगुलर है, इसलिए डू न लग के इसका ईएस जुड़ गया इसमें। तो ही डज, वह करता है। क्या करता है? नथिंग, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं करता लेकिन एक काम करता है, बट लाफ, हंसता है। जब कुछ नहीं करता, केवल हंसता है, इसका तात्पर्य हुआ कि वह हंसता ही रहता है। एक बात आप अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अनुवाद होता ही नहीं है, भावानुवाद होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि यदि मैं कहूँ कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, चक्कर खा रहा है। तो मेरा सिर चक्कर खा रहा है, अगर इसका मैं कहा जाए कि अनुवाद करें, तो अब अनुवाद का मेरा सिर, माई हेड इज, खाना का ईट होता है तो ईटिंग, माई हेड इज ईटिंग, चक्कर, सर्किल, ये हमने लिख दिया। तो शब्दों के आधार पर हमने ये लिख दिया, जो शब्द हमको हिंदी में थे उसके अंग्रेजी में कर दिए। लेकिन ये 100% गलत है, इसका कोई नॉनसेंस है, ये सेंटेंस एकदम बकवास है। बल्कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है अर्थात मुझे चक्कर आ रहा है, मैं चक्कर महसूस कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं? आई फील गिडी, आई फील गिडी। अब आई फील गिडी कहा तो इसका मतलब मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो हम जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो उसका वही सेंस निकलना चाहिए जो हिंदी में है या किसी भी भाषा में है। वास्तव में जब हम किसी भी वाक्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करते हैं तो हम उसकी वास्तविक सेंस की हत्या कर देते हैं। वास्तविक सेंस जिस शब्द से हमको मिले उस शब्द का प्रयोग करना है, न कि हम शब्द के आधार पर अंग्रेजी लिखेंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो तुम खेलते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट प्ले, यू डू नथिंग बट प्ले, इसलिए सेंस के आधार पर है। अब मैंने यहाँ कुछ आपको होमवर्क दिया है, इसमें आप अपने से करने की कोशिश कीजिए और उसका तरीका इस तरीके से अपनाइए कि पहले आप वर्ब को, सबसे लास्ट में वर्ब होता है। अब इसमें मैं अपना पाठ या प्रतिदिन याद करता हूँ, तो इसमें आपका याद करना ये आपका हो गया
वर्ब। तो जब आप वर्ब अलग कर लिए, पिछली बार ही मैंने बताया था कि वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे पहले वर्ब की पकड़ ही हमको करनी चाहिए कि कहीं भी कोई सेंटेंस हो, सेंटेंस से अगर वर्ब निकाल लिया जाए तो उस सेंटेंस की हत्या हो जाती है, उसका कोई सेंस ही नहीं रह जाता। वर्ब इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप पहले वर्ब करिए, फिर सब्जेक्ट देखिए कहाँ है, और फिर आप ऑब्जेक्ट आपका बीच में होता है। हिंदी सेंटेंस में मैंने बताया था कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है, हिंदी का वाक्य होता है, उसका स्ट्रक्चर हिंदी का, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होता है। लेकिन जब हम उसको अंग्रेजी बनाने लगते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश बनाते समय हमको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसीलिए हम हिंदी सेंटेंस जब देखें तो पहले हम वर्ब तलाशें, वर्ब के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखें। तो ये आप स्वयं करिए, और पिछला वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि यदि ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो हमें एक्टिव पैसिव कभी नहीं आ सकता। और साइंस की जितनी किताबें होती हैं सब पैसिव वॉइस में लिखी होती हैं। यही कारण है कि जब हमें टेंस और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्ञान नहीं होता है तो हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, सेंस उसका निकाल नहीं पाते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको टेंस सीरीज पूरा होने के बाद एक्टिव पैसिव और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, और आपके दिमाग में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।